हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12 के ऑटोमोटिव के ट्रांसमिशन और फाइनल ड्राइव प्रणाली के बारे में। दोस्तों ये चैप्टर अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट में दिया जाता है। ये बेसिकली फोर्थ यूनिट मैंने यहाँ पर लिखा है या फोर्थ चैप्टर लिखा है। तो दोस्तों आज हम इस ट्रांसमिशन और फाइनल ड्राइव प्रणाली को जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसे कंप्लीट वन शॉट में देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपको जो पीडीएफ नोट है वो भी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस पीडीएफ नोट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ पाएंगे, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन प्रणाली और फाइनल ड्राइव प्रणाली क्या है। ठीक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो ये हमारा चैप्टर है फोर्थ, जो मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रणाली और फाइनल ड्राइव प्रणाली, इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्टली तो हम इसमें ट्रांसमिशन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम इसमें सेकंड सत्र में फाइनल ड्राइव, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों अंतिम ड्राइव प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इसमें ट्रांसमिशन प्रणाली और फाइनल ड्राइव प्रणाली में पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ आपके बोर्ड में इस यूनिट को अलग जगह पर दिया गया हो। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही मैंने यहाँ पर 4 यूनिट लिखा है फोर्थ यूनिट, लेकिन अगर आप में फिफ्थ यूनिट में या सिक्स यूनिट में या प्रथम यूनिट में दिया गया है, किसी भी यूनिट में है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं अपने हम चैप्टर फोर्थ को, जिसका नाम है ट्रांसमिशन प्रणाली और फाइनल ड्राइव। दोस्तों फर्स्ट सत्र है, जिसे इंग्लिश में फर्स्ट सेशन बोलते हैं, वो है दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली। अब हम जानेंगे दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली क्या होती है। ठीक दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इसके परिचय की तरफ। दोस्तों आइए ट्रांसमिशन प्रणाली का एक परिचय ले लेते हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन प्रणाली का प्रयोग इंजन की पावर को सड़क पर पहियों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो ट्रांसमिशन प्रणाली होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो इंजन की पावर है उसको कहाँ तक पहुंचाया जाए, जो सड़क पर उसके पहिए लगे हुए हैं वहां तक पहुंचाया जाए। यानी कि ये जो पावर है इंजन की उसको पहियों तक पहुंचाने के लिए इस ट्रांसमिशन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रणाली देख भी सकते हैं, मैंने चित्र लगाई है। ये जो इंजन है, ये जो आगे लगा हुआ है, इसको क्या, इसका जो मतलब पावर होता है, इसका पावर जो होता है वो पहियों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, इस ट्रांसमिशन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप समझ गए ना। अगर कहीं भी पूछे ट्रांसमिशन प्रणाली क्या है तो आप इतना बता दीजिएगा, जो ट्रांसफर करना होता है पावर का इंजन से हमारे चक्कों में, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन प्रणाली। ठीक दोस्तों इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। यानी दोस्तों जो हमारा ट्रांसमिशन प्रणाली है, इसमें 3 मुख्य भाग आते हैं। पहला भाग है दोस्तों क्लच असेंबली, ठीक दोस्तों, और दूसरा है प्रोपेलर सॉफ्ट असेंबली, तीसरा है दोस्तों गियर बॉक्स असेंबली। अब दोस्तों हम इनके 3 भागों के बारे में जान लिए, जो कि हमारे ट्रांसमिशन प्रणाली के क्या होते हैं, भाग होते हैं। दोस्तों मैनुअल और ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित ट्रांसमिशन के बीच अंतर। यानी कि दोस्तों जो मैनुअल और ऑटोमेटिक होते हैं हमारे ट्रांसमिशन, उनके बीच में क्या अंतर है उसको हम जान लेते हैं। अब दोस्तों ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के बीच निम्न के बीच अंतर विभिन्न गियर्स को स्थानांतरित करने की विधि है। यानी कि दोस्तों जो विभिन्न गियर होते हैं उनके स्थानांतरित करने की जो विधि होती है, उसी में क्या होता है, जो हमारा मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें अंतर होता है। दोस्तों मैनुअल और ऑटोमेटिक स्वचालित यानी कि ट्रांसमिशन के बीच अंतर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब आइए दोस्तों हम विस्तार से जानते हैं कि मैनुअल और ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन होता है इसमें क्या अंतर होते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कार यह तय करती है कि जब गियर शिफ्ट करना है और आवश्यकता के अनुसार स्वचालित रूप से गियर बदल देती है। यानी कि दोस्तों जब जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली होती है, इसमें जो दोस्तों कार होती है यह तय करती है कि कब गियर क्या करना है, शिफ्ट करना है, यानी कि कब गियर को बढ़ाना है, और उसी अनुसार क्या करती है, आवश्यकता अनुसार स्वचालित रूप से गियर को क्या कर देती है, बदल कर देती है। यानी कि इसमें गियर बदलने की जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद क्या करती है, इस ट्रांसमिशन प्रणाली गियर को बदल देती है। जो कि आप जानते होंगे इसमें कि जो ऑटोमेटिक व्हीकल आ रही है जिसमें गियर नहीं लगाया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच और एक्सीलेटर पेडल का उपयोग करके गियर को शिफ्ट करने के लिए ड्राइवर ऑपरेटर जिम्मेदार होता है। लेकिन दोस्तों जो मैनुअल होती है गाड़ियां जिसमें गियर लगाने की जरूरत होती है, उसमें दोस्तों क्या होता है, क्लच और एक्सीलेटर का पेडल का प्रयोग करके गियर शिफ्ट करने की जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है। यानी कि इसमें जो गियर है वो खुद से बदलना पड़ता है, उसमें गियर खुद से नहीं बदलता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन प्रणाली है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली है, उसमें क्या होता है, गियर खुद से बदल जाता है। इसमें ड्राइवर के गियर बदलने की जरूरत नहीं होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली में, लेकिन मैनुअल में होती है। दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ ईंधन की बचत बेहतर है, क्योंकि इंजन को गियर के बीच शिफ्ट करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और इसीलिए कार उतनी खपत नहीं करती है। यानी कि दोस्तों जो हमारी मैनुअल ट्रांसमिशन प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसमें तेल कम लगता है, यानी कि ईंधन जो है, फ्यूल जो है, इसमें कम यूज होता है मैनुअल हमारी ट्रांसमिशन प्रणाली में। वहीं पर दोस्तों जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली है, इसमें गियर में स्वयं परिवर्तन होती है, इस जिससे इंजन में
ऊर्जा की खपत होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इंजन गियर होते हैं ऑटोमेटिक में स्वयं बदलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा इंजन है उसमें ऊर्जा की ज़्यादा खपत होती है। यानी कि हमारे मैनुअल में ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं, लेकिन हमारा जो ऑटोमेटिक होता है उसमें ज़्यादा तेल लगते हैं। दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से बनावट में साधारण है, इसीलिए यह रिपेयरिंग करने में आसान होता है। यानी कि दोस्तों जो मैनुअल हमारा ट्रांसमिशन प्रणाली होता है, इसकी बनावट बहुत आसान होती है, इसीलिए इसे रिपेयर करना भी क्या होता है, आसान होता है। लेकिन वहीं पर हमारी जो ऑटोमेटिक होती है, ये बहुत ही बनावट में भी कठिन होती है, इसलिए इसे रिपेयर करना भी इसलिए क्या होता है दोस्तों, कठिन होता है। ठीक दोस्तों, ये कुछ अंतर थे जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रणाली के थे। आइए अब जानते हैं हम कि पॉपुलर सॉफ्ट क्या होता है। पॉपुलर सॉफ्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों पॉपुलर सॉफ्ट सामान्य रूप से सेमीलेस बेजोड़ स्टील की बनी होती है, जो कि गतिक रूप से संतुलित होती है। यानी कि जो हमारा पॉपुलर सॉफ्ट होता है, इस सीमलेस यानी कि बेजोड़ स्टील से क्या होती है, बनी होती है और ये गतिक रूप से संतुलित रहती है। दोस्तों पॉपुलर सॉफ्ट स्टील ट्यूब से बनी होती है, जिसमें मरोड़ या झुकाव वाली ताकतों के खिलाफ उच्च प्रतिरोध होता है। यह गतिशील रूप से संतुलित होती है। कुछ समय गतिशील संतुलन के उद्देश्य से ट्यूब के बाहर एक संतुलन ओजन को वेल्डेड किया जाता है। दोस्तों यह 4 पहिया ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव वाहनों में पॉपुलर सॉफ्ट ही है, जो इंजन द्वारा उत्पन्न ड्राइव बल को एक्सल तक पहुंचाने का मदद करता है। ठीक दोस्तों, यह आपका पॉपुलर सॉफ्ट के बारे में। आइए दोस्तों पॉपुलर सॉफ्ट के बारे में और जानते हैं हम। जानते हैं कि पॉपुलर सॉफ्ट का कार्य क्या है। दोस्तों पॉपुलर सॉफ्ट के कार्य जो होते हैं निम्नलिखित हैं। ये जितने भी कार्य हैं क्या है, पॉपुलर सॉफ्ट के कार्य हैं। दोस्तों आपकी जो पीडीएफ है इस मतलब वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वो भी फ्री। यानी कि इसकी जो पीडीएफ है आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है, यानी कि जो इस वीडियो का नोट्स है, सारा आपको इस चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों प्लीज़ आप अभी तक अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दोस्तों बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए सब वीडियो बनाया है। दोस्तों टॉर्क संचारित करने के लिए, यानी कि पॉपुलर सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है टॉर्क को संचारित करने के लिए, विभिन्न ड्राइव सॉफ्ट कोणों की अनुमति देने के लिए, लंबाई में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए और रोटरी कंपन को कम करने के लिए। ये सब कार्य थे पॉपुलर सॉफ्ट के। ठीक दोस्तों, अब आइए जानते दोस्तों हम पॉपुलर सॉफ्ट के घटक क्या होते हैं, यानी कि इसके मतलब कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, यानी कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं किसके, पॉपुलर सॉफ्ट के। पहला है दोस्तों यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट को दोस्तों कभी कभी हम सार्वभौमिक ज्वाइंट भी बोल देते हैं, लेकिन हम इसे अधिकतर यू ज्वाइंट या यूनिवर्सल ज्वाइंट ही कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या है, पॉपुलर सॉफ्ट का एक घटक है। दोस्तों इसका प्रयोग 2 सॉफ्ट में मैकेनिकल संबंधों को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह एक या दोनों सॉफ्ट में कोणीय गति उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि पॉपुलर सॉफ्ट का पिछला सिरा लगातार पिछले स्प्रिंग की लचक के कारण ऊपर नीचे होता है। दोस्तों यह गियर बॉक्स के डिफरेंशियल तक पावर को आसानी से ट्रांसमिट करता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप यूनिवर्सल जॉइंट की फोटो भी देख सकते हैं। ठीक, ये यूनिवर्सल जॉइंट की क्या है, फोटो है। दोस्तों यूनिवर्सल जॉइंट का कार्य क्या होता है। दोस्तों यूनिवर्सल जॉइंट के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला दोस्तों, यह ब्रेकिंग और ड्राइविंग अनुप्रयोग के अनुसार पिछली एक्सल असेंबली को मोड़ता है। यानी कि दोस्तों जैसे आप ड्राइविंग और क्या करेंगे, अपना ब्रेक का प्रयोग करेंगे, इसी के अनुसार क्या करेगा दोस्तों, या हमारा जो पिछली एक्सल असेंबली है उसको क्या करेगा, मोड़ेगा। कौन, यूनिवर्सल जॉइंट। दोस्तों विभिन्न कोणों पर ट्रांसमिट पावर रियर एक्सल असेंबली को मोड़ने की अनुमति देता है। यानी कि दोस्तों विभिन्न कोणों पर क्या करता है, ट्रांसमिट पावर जो होता है दोस्तों, या रियर एक्सल असेंबली को मोड़ने की अनुमति भी देता है। दोस्तों जानते हैं यूनिवर्सल जॉइंट की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों यह एक आधुनिक सार्वभौमिक जोड़ में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जो एक आधुनिक सार्वभौमिक हमारा जोड़ है, यानी कि जो यूनिवर्सल जॉइंट है, उसमें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। पहला, ताकत। दोस्तों घर्षण के कारण उच्च टॉर्क को न्यूनतम ऊर्जा के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों कॉम्पेक्टेंस। ठीक दोस्तों, कॉम्पेक्टेंस क्या होता है दोस्तों, जगह सीमित है इसीलिए जोड़ छोटा और मजबूत होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कॉम्पेक्टेंस है, इसका मतलब यह है कि जगह सीमित होती है, इसलिए जो हमारा जोड़ होता है बहुत ही छोटा होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटे के साथ साथ मजबूत भी होना चाहिए। ठीक दोस्तों बड़ा ड्राइव कोण। आधुनिक सड़क स्प्रिंग बड़े पहिया विक्षेपण की अनुमति देते हैं, इसीलिए संयुक्त इस आंदोलन द्वारा किए गए बड़े ड्राइव कोण को समायोजित करने में
सक्षम होना चाहिए। दोस्तों सॉफ्ट संतुलन, यदि सॉफ्ट सही से बाहर चल जाता है तो गंभीर कंपन होता है, इसीलिए संयुक्त को अच्छा संरेखण संरेखण बनाए रखना चाहिए। दोस्तों ऑपरेटिंग गति, उच्च कोण और परिवर्तन ड्राइव कोण की स्थितियों की तरह संयुक्त को उच्च गति पर कुशलता से संचालित करना चाहिए। दोस्तों संयुक्त का मतलब क्या है? यूनिवर्सल, आप जाने रहिएगा एक रूप से यू, या आप जान लीजिए, ज्वाइंट जान लीजिए इसे आप। ठीक दोस्तों, यह आवश्यकता को लंबे जीवन और न्यूनतम रखरखाव के लिए संयुक्त की आवश्यकता के साथ साथ जुड़ा जाना चाहिए। दोस्तों ये कुछ मतलब यूनिवर्सल जॉइंट की आवश्यकताएं थी जो मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसे क्या ही समझाऊं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। दोस्तों ये जानते हैं यूनिवर्सल जॉइंट के प्रकार के बारे में। पहला है स्थिर वेलोसिटी जॉइंट, दूसरा है वेरिएबल वेलोसिटी जॉइंट, तीसरा है ट्रिपोड जॉइंट, क्रॉस और स्प्राइट जॉइंट, फ्लेक्सिबल रिंग टाइप जॉइंट। ठीक दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम अब स्लिप जॉइंट के बारे में, यानी कि स्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। ठीक दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट के एक छोर पर स्लिप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है जो इसे लंबा या छोटा करने की अनुमति देता है। यह प्रोपेलर शाफ्ट की प्रभावी लंबाई को पहिए के ऊपर और नीचे की गति के कारण बदलने की अनुमति देता है। ये दोस्तों था स्लिप जॉइंट यानी कि स्लाइड जॉइंट। स्लिप जॉइंट को हम स्लाइड जॉइंट भी बोलते हैं। अब सेंटर बेरिंग क्या होता है इसको जानते हैं दोस्तों। लंबे व्हीकल वाले वाहन यानी बस, ट्रक आदि में दो सेक्शन में प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं जो चेसिस फ्रेम के क्रॉस मेंबर में लगे इंटरमीडिएट बेरिंग द्वारा सपोर्ट होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में तीन सार्वभौमिक जॉइंट, दो स्लिप जोड़े जाते हैं। विभाजित प्रोपेलर शाफ्ट की एक लंबी व्हील बेस वाहन में फिट करने का लाभ प्रोपेलर शाफ्ट ढीला और उच्च गति से चक्कर से बचने के लिए और बदले में प्रोपेलर शाफ्ट के रोटेशन के कारण कंपन को कम करता है। डिफरेंशियल क्या होता है दोस्तों? डिफरेंशियल एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग मोड़ लेते समय बाहरी पहियों की स्पीड बढ़ाने के लिए एवं आंतरिक पहियों की स्पीड घटाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई वाहन एक कोने की परिक्रमा कर रहा होता है, यानी कि जब कोई वाहन एक कोने की क्या करता है, परिक्रमा करता है, तो आंतरिक और बाहरी पहियों की टर्निंग रेडियस भिन्न होती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आंतरिक और बाहरी पहिए द्वारा तय की गई दूरी में ही अंतर होता है। क्योंकि पहिया के दोनों सेट एक ही समय में कोने को पूरा करते हैं, इसीलिए उसकी संबंधित गति भी भिन्न होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंशियल को, जो मैंने आपको बताया डिफरेंशियल ऐसे ही होता है। इसकी इमेज देख लीजिए। इस प्रकार डिफरेंशियल एक डिवाइस है जिसके द्वारा बाहरी वाहन एक मोड़ लेते समय या उथल पुथल वाली सड़क पर चलते समय आंतरिक पहियों की तुलना में तेजी से चलती है। यानी कि दोस्तों आप समझ गए ना डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल दोस्तों एक डिवाइस है जिसके द्वारा बाहरी पहिया एक मोड़ लेते समय या उथल पुथल सड़कों पर चलते समय आंतरिक पहियों की तुलना में तेजी से चलता है। दोस्तों डिफरेंशियल रियर एक एक्सल हाउसिंग असेंबली का हिस्सा है जिसमें डिफरेंशियल रियर एक्सल, व्हील और बेरिंग शामिल होता है। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने सत्र सेकंड की तरफ इस चैप्टर के। इस सत्र सेकंड में दोस्तों हम पढ़ेंगे फाइनल ड्राइव, या दोस्तों इसको हम बोलते हैं अंतिम ड्राइव प्रणाली। इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस सत्र में हम जानेंगे अंतिम ड्राइव के कार्यों के बारे में, दोस्तों अंतिम ड्राइव प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में, और रियर एक्सल के कार्यों के बारे में इसमें हम जानेंगे। यानी कि इस सत्र का उद्देश्य हमें इसी सब चीजों के बारे में बताना है। दोस्तों आइए चलिए इसका परिचय लेते हैं। दोस्तों अंतिम ड्राइव इंजन से पहले तक ऊर्जा हस्तांतरण का अंतिम चरण है। यानी कि दोस्तों जो अंतिम ड्राइव होता है क्या होता है? इंजन से जो पहले होता है दोस्तों ऊर्जा हस्तांतरण का ये अंतिम चरण होता है। दोस्तों डिफरेंशियल असेंबली के अंतिम ड्राइव में ड्राइव पिनियन और रिंग गियर यानी कि क्राउन व्हील होते हैं। दोस्तों इसमें इंजन से पहिए तक पावर ट्रांसमिट की अंतिम स्टेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों अंतिम ड्राइव निम्न ड्राइव को उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी कि दोस्तों जो अंतिम ड्राइव है उसके जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित है। इस प्रकार के अंतिम ड्राइव के उद्देश्य होते हैं। दोस्तों उपलब्ध टॉर्क को बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स में कौन सा गियर लगा हुआ है इस पर ध्यान दिया बिना निरंतर स्थायी गति में कमी प्रदान करें। ड्राइव को 90 डिग्री घुमाएं जहां एक इनलाइन इंजन कार्यरत है। ठीक दोस्तों, अंतिम ड्राइव की आप फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों रियल एक्सल के बारे में कि रियल एक्सल क्या होता है। दोस्तों जो रियल एक्सल है दोस्तों यह एक माध्यमिक
शाफ्ट है जो पिछले पहिए को आधार प्रदान करने का एवं घूमने का कार्य करती है। यानी कि जो रियल एक्सल होता है आधार प्रदान करता है पिछले पहिए को और घूमने का जो कार्य करता है ये रियल एक्सल ही करता है। ठीक दोस्तों, पिछले पहिए का। दोस्तों रियल एक्सल को एक्सल हाउसिंग के माध्यम से चेसिस स्प्रिंग में स्थापित किया गया है। रियल व्हील ड्राइव वाहनों का उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक लाइव एक्सल का मूल लेआउट जिसमें निम्नलिखित मुख्य घटक शामिल हैं। यानी कि दोस्तों जो पारंपरिक लाइव एक्सल का मूल लेआउट होता है उसमें क्या क्या घटक होते हैं वो इस प्रकार है जो नीचे दिए गए हैं। पहला होता है दोस्तों जो पारंपरिक लाइव एक्सल का मूल लेआउट होता है उसमें दोस्तों उसमें पहला घटक होता है दोस्तों धुरी आवरण। ठीक दोस्तों, यानी पहला लेआउट हो गया धुरी आवरण, दूसरा हो गया अंतिम ड्राइव के बाद दोस्तों तीसरा हो गया डिफरेंशियल यानी कि विभेदक इकाई, चौथा हो गया दोस्तों प्रत्येक सड़क के पहिए के आधार सॉफ्ट, पांचवा हो गया दोस्तों सॉफ्ट वेयरिंग और छठा हो गया दोस्तों दो हब असेंबली। ठीक दोस्तों, अब आइए दोस्तों जानते हैं हम रियल एक्सल के कार्य के बारे में। ठीक दोस्तों रियल एक्सल के जो कार्य है वो निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों वे वाहन के वजन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा अंतिम ड्राइव के माध्यम से पिछले पहिए को चलाते हैं। यानी कि जो रियल एक्सल है वाहन के जो वजन होता है उसको सपोर्ट करता है और अंतिम ड्राइव के माध्यम से क्या करता है जो हमारा पिछला पहिया है गाड़ी का उसको चलाता है। दोस्तों में पहिए को चलाने के लिए अंतिम ड्राइव पर ऊर्जा प्रवाह के दोनों तरफ 90 डिग्री घुमाते हैं। रियल एक्सल केसिंग फाइनल के पूरे डिवाइस के लिए सुरक्षात्मक गार्ड के रूप में कार्य करता है। दोस्तों रियल एक्सल की केसिंग फाइनल ड्राइव सभी भागों के लिए लुब्रिकेंट भरने के स्थान उपलब्ध कराती है। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों रियल एक्सल के काम। जानते हैं रियल एक्सल के प्रकार के बारे में। रियल एक्सल के दोस्तों प्रकार है इस प्रकार है, यानी कि निम्न प्रकार से रियल एक्सल को वर्गीकृत किया गया है। पहला है दोस्तों सेमी फ्लोटिंग टाइप। दोस्तों बेरिंग को एक्सल हाउसिंग और एक्सल सॉफ्ट के बीच स्थापित किया जाता है और व्हील को सीधे सॉफ्ट में फिट किया जाता है। ठीक दोस्तों, जो सेमी फ्लोटिंग टाइप होता है उसमें इस कारण से सॉफ्ट की मोड़ के दौरान वाहन के सभी भार के साथ साथ पार्श्व भार का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कमियों के कारण इस प्रकार के रियल एक्सल को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो दोस्तों सेमी फ्लोटिंग टाइप है, इसको ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है उसका दोस्तों निम्नलिखित कारण है। आइए देखते हैं उसके कारण क्या है जिसकी वजह से इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। दोस्तों पहला है धुरी शाफ्ट को ड्राइविंग टॉर्क सहना करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों जो हमारी धुरी सॉफ्ट होती है उसको जो ड्राइविंग टॉर्क होता है वो सहन करना पड़ता है। इसमें सेमी फ्लोटिंग टाइप में इसलिए किया जाता है, इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों द्वितीय एक्सल सॉफ्ट को वाहन का बाहर उठाना पड़ता है, इसलिए भी इसको नहीं दी जाती है दोस्तों प्राथमिकता। जब वाहन मुड़ रहा हो तो एक्सल सॉफ्ट को कार्निंग लोड लेना पड़ता है। टूटने की स्थिति में वाहन का एक्सल सॉफ्ट जमीन के एक तरफ गिर जाएगा, इसलिए दोस्तों क्या होता है जो सेमी फ्लोटिंग टाइप हमारा रियल एक्सल होता है इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले रियल एक्सल के प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है दोस्तों हमारा 3/4 फ्लोटिंग टाइप। दोस्तों ये कौन सा प्रकार है, इसमें क्या आता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक्सल हाउसिंग और व्हील हब के बीच एक सिंगल बेरिंग लगाया जाता है और व्हील को सीधे सॉफ्ट में फिट किया जाता है। अधिकांश वाहन वजन आवास द्वारा समर्थित है। हालांकि मोड़ के दौरान पार्श्व भार धुरी शाफ्ट पर लागू होते हैं। एक्सल ड्राइविंग और कॉर्निंग टॉर्क का ख्याल रखता है। मतलब जो इसमें एक्सल होता है दोस्तों क्या करता है हमारा जो ड्राइविंग है और जो कॉर्निंग टॉर्क है उसका ख्याल रखता है, लेकिन जो हमारा सेमी फ्लोटिंग था उसमें ज्यादा ख्याल नहीं रखता था। ठीक दोस्तों, इसमें क्या करता है जो हमारा मतलब एक्सल होता है ये 3/4 फ्लोटिंग टाइप एक्सल रियल एक्सल दोस्तों ये क्या करता है एक्सल ड्राइविंग और टर्निंग टॉर्क का ख्याल रखता है। दोस्तों इस प्रकार के रियल एक्सल का उपयोग छोटे और मध्य वाहनों में किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो 3/4 फ्लोटिंग टाइप एक्सल होते हैं रियल एक्सल, इनका प्रयोग छोटे वाहन और मध्य वाहनों में किया जाता है। यानी कि जो बहुत ज्यादा स्मॉल व्हीकल होते हैं या जो मीडियम साइज व्हीकल होते हैं उसमें 3/4 फ्लोटिंग टाइप रियल एक्सल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फुल फ्लोटिंग टाइप क्या होता है इसको जान लेते हैं। दोस्तों अभी तक देखे थे हमने सेमी मतलब क्या होता है अर्ध यानी कि आधा। जो सेमी फ्लोटिंग टाइप देखे थे उसका प्रयोग कम होता है। ठीक दोस्तों, उसकी कुछ कमियां थी जिसको हमने बढ़ा। अब सेमी के बाद हम फुल देख रहे हैं। ठीक, अब फुल फ्लोटिंग टाइप क्या होता है दोस्तों बेरिंग को एक्सल हाउसिंग और व्हील हब के बीच रखा जाता है और व्हील को व्हील हब में फिट किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा फुल फ्लोटिंग टाइप मतलब रियल एक्सल होता है इसमें क्या किया जाता है दोस्तों इसमें जो बेरिंग होती है उसको एक्सल हाउसिंग और व्हील हब के बीच रखा जाता है और व्हील को दोस्तों
व्हील हब में फिट किया जाता है। दोस्तों चूंकि इस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम में वाहन के भार को एक्सल हाउसिंग द्वारा पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है और एक्सल को केवल पहिए को चलाने की आवश्यकता होती है। यानी जो दोस्तों जिस गाड़ी में ऐसा मतलब रियल एक्सल लगा होता है फुल फ्लोटिंग ड्राइव, दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है दोस्तों, वाहन के भार को क्या करता है दोस्तों, एक्सल हाउसिंग द्वारा पूरा तरह से सपोर्ट करता है या दिया जाता है दोस्तों, और एक्सल को केवल पहिए को चलाने की आवश्यकता होती है। यानी कि भार सस्पेंशन ले लेता है, जो एक्सल होता है इसमें सिर्फ पहिया चलाता है और उसका काम कोई नहीं होता भार का वजन लेना। ठीक दोस्तों इसीलिए शाफ्ट को अत्यधिक बल से रोका जाता है। इस प्रकार का उपयोग अक्सर ट्रकों के साथ किया जाता है क्योंकि यह भारी भार का अच्छा तरह से समर्थन करता है। दोस्तों ये हमारा फ्लोटिंग टाइप रियल एक्सल है, फुल फ्लोटिंग टाइप रियल एक्सल है दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों किसमें किया जाता है, जो अत्यधिक भारी वाहन होते हैं जैसे कि दोस्तों हमारा ट्रक, इन सब में क्या किया जाता है दोस्तों, हमारा फुल फ्लोटिंग टाइप रियल एक्सल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के एक्सल के फायदे इस प्रकार है, यानी कि दोस्तों जो फुल फ्लोटिंग टाइप के रियल एक्सल होते हैं उनके जो प्रकार है, अरे जो उनके फायदे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार है जो नीचे दिए गए हैं। पहला दोस्तों, व्हील और व्हील हब को हटाए बिना बोल्ट को हटाकर एक्सल शाफ्ट को हटाया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी में फुल फ्लोटिंग टाइप रियल एक्सल लगा हुआ है तो इससे होता क्या दोस्तों, आपको व्हील और व्हील हब को हटाए बिना और बोल्ट को हटाकर एक्सल को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट एक्सल शाफ्ट को हटाया जा सकता है। यानी कि जब फुल फ्लोटिंग टाइप रियल एक्सल लगा होता है उससे क्या होता है, हमें व्हील और व्हील हब को हटाए बिना ही हम बोल्ट को हटाकर ही एक्सल जो सॉफ्ट होता है उसे हटा सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके क्या है फायदे हैं। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, इस प्रकार का धुरा बहुत मजबूत होता है और भारी वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो फुल फ्लोटिंग टाइप हमारा रियल एक्सल होता है इसका जो धुरा होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है और इसीलिए इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर 4 समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, यानी कि जो चैप्टर हमारा ट्रांसमिशन प्रणाली एंड फाइनल ड्राइव, इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों आपको चैप्टर 4 का नोट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों मैं आप सबके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ऑटोमोटिव का, आप देख सकते हैं पूरे यूट्यूब पे इसमें कोई भी इतनी मेहनत से ऑटोमोटिव पढ़ा ही नहीं रहा है, न कोई दोस्तों आपको फ्री में पीडीएफ देता है। दोस्तों मैं आपको सीधे पीडीएफ देता हूँ, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बोलता हूँ, ना कोई तो आपको वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए बोलता हूँ, आपको डायरेक्ट फ्री में क्या करता हूँ पीडीएफ देता हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप फ्री में पीडीएफ पा रहे हैं और इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को हमारे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्तों आप सबका मेहनत रहा तो ऐसे ही मैं आपको वीडियो देता रहूँगा बिना किसी रुकावट से। अगर आप दोस्तों ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे हर एक वीडियो से पता चलता है मेरे वीडियो पे कितनी लाइक आई, इस वीडियो से मेरे कितने सब्सक्राइबर आए। तो अगर दोस्तों आप ऐसे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि ऑटोमोटिव देखने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, उनके लिए वीडियो बनाना जरूरी है। तो इससे दोस्तों मैं समय पर वीडियो लाता रहूँगा और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से होती रहेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली ऑटोमोटिव के एमसीक्यू और जितने भी नोट्स होते हैं पीडीएफ नोट्स या शॉर्ट नोट्स सभी प्रोवाइड करता हूं और एमसीक्यू क्वेश्चन भी देता रहता हूं। तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको डेली एमसीक्यू और नोट्स मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और कोई यूट्यूब पे देखते हैं आपसे मैं कोई भी ऑटोमोटिव को पढ़ा नहीं रहा है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 5 के या कोई भी आपका जो ऑटोमोटिव का टॉपिक है उसका वीडियो नहीं देखा है, हमारे चैनल पर दोस्तों सभी वीडियो अपलोडेड किए गए हैं, प्लीज़ जाइए उसको देखिए। हमने ऑटोमोटिव की प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप देख के अपनी टॉपिक को पढ़ सकते हैं अच्छे से। दोस्तों मैंने ऑटोमोटिव के जितने भी क्लास 12 के एमसीक्यू हैं दोस्तों उसको मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है, जो कि लगभग आधे घंटे की वीडियो है। यानी कि दोस्तों उस आधे घंटे की वीडियो में मैंने आपको पूरे सिलेबस का एमसीक्यू कवर करा दिया है। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को जाइए देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने आधे घंटे में ऑटोमोटिव के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कराए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। अपनी पढ़ाई ऐसे करते रहिए। आपको मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, चैप्टर 5 में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।